तो बेसिक जो आपका बेसिक कंपोनेंट आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का, वट एवर एसोसिएटेड कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू you have to discuss that one as a basic component. Now describe the BIU of 8086 microprocessor. That means in architecture of 8086 there is two section, BIU and EU. तो आपको यहाँ पर केवल BIU सेक्शन डिस्कस करना है, बस इंटरफेस यूनिट. इन बस इंटरफेस यूनिट देयर इज ए कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ऑल सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. ठीक है ना. तो ये सारे के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है. अब ऐसा नहीं हो कि BIU ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर पूछा गया है तो आप पूरा आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन यूनिट, everything you discuss. Only you have to discuss BIU of the microprocessor. Write the differences between RAM and ROM. या फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे. तो when we discuss the hierarchy of memory, तो मेमोरी हायरार्की में हम लोग रैम रोम को डिस्कस किए थे कि रोम इज also type of volatile memory, but nowadays it is not a volatile memory because it is also programmable. So once it is programmable, then you can program the ROM. ROM को आप प्रोग्राम कर सकते हैं और वहां पर डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जो वोलेटाइल नहीं होगा. जो बायोस होता है दैट इज ऑल्सो रोम. ठीक है ना. तो देयर इज ए प्रोग्राम अल्टरेशन अकर ऑन द पर्टिकुलर रोम. Display controller, it is also discussed in fundamental, but I just discussed that display controller like memory controller, we have a device controller, we have cache controller. There is a display controller also, which is used to control the device, display devices. Like Intel 8086 also use some display devices. तो उस प्रोसेसर के लिए भी कोई डिस्प्ले डिवाइसेस यूज किया गया, उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्प्ले कंट्रोलर यूज होता है. Now I discuss it, I just give the brief information of that one also. But आपको क्या कहते हैं फंडामेंटल में VGA कंट्रोलर, SVGA सब बताया गया होगा. वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे. So that is the various types of control. CRT, cathode ray tube. So these are the various types of monitor, you can say display, through which the particular content is visualized to the user. यूजर को देखने के लिए ये डिवाइसेस की जरूरत होती है. जैसे अभी हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर आप यूज कर रहे हैं डिस्प्ले कराने के लिए. तो दीज आर द रिसोर्सेज थ्रू विच वी कैन एनालाइज और रिकॉग्नाइज द कंटेंट इन ए विजुअलाइज मैनर. तो देखते हुए हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेगमेंट रजिस्टर्स ऑफ 8086. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है define the segment register of 8086, so you have to define what is segment register first, and then after whatever segment register available with Intel 8086 like code segment, data segment, extra segment, stack segment. So you have to discuss all the 4 segment register whenever this question is asked. John von Neumann, there is a architecture we will discuss. John von Neumann का एक architecture discuss किए थे. von Neumann ने एक architecture दिया था earlier days when we initiate the particular कोर्स जब इनिशिएट किए थे तो वहां पर सिस्टम बसेस को दिखाए थे, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस. एंड वी हैव 4 कंपोनेंट. जॉन वॉन न्यूमैन के बेसिस पर 2 ही कंपोनेंट, 4 ही कंपोनेंट आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सिस्टम में. बता सकते हैं कौन कौन? एनीवन? नो 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 नो, दैट इज नॉट सिस्क्रिस. जॉन वॉन न्यूमैन ने, आई जस्ट वेट, जॉन वॉन न्यूमैन ने 4 कंपोनेंट बताया था. सीपीयू, मेमोरी, जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स व्हिच इज सेड, यस, इनपुट एंड आउटपुट. दीज आर द 4 कंपोनेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द जॉन वॉन न्यूमैन. इसको हम लोग जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं. वॉन न्यूमैन के बेसिस पर ये 4 ही कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में वर्क करते हैं. मेमोरी को उन्होंने वर्किंग और नॉन वर्किंग कैटेगरी रखा था. तो मेमोरी, वर्किंग मेमोरी इज द रैम, नॉन वर्किंग मेमोरी इज द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर एक्सेशन. तो हम हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, जो भी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
storing the data or program permanently, or the program is resided over there permanently. And what is the need of that? So whenever we want to access it in the future, that program relocated as a process, जिसको हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो प्रोग्राम आपका प्रोसेस में के फॉर्म में रीलोकेट होता है. कहाँ रीलोकेट होता है? रेडी क्यू में. वेयर द रेडी क्यू इज मेंटेन्ड? इन प्राइमरी मेमोरी. तो वहाँ जॉन वॉन न्यूमैन ने मेमोरी को एज ए वर्किंग मेमोरी, रैम को एज ए वर्किंग मेमोरी रखा. और इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि 3 बसेस, सिस्टम बसेस आर यूज्ड. ठीक है ना? कंट्रोल बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस. ये 3 बसेस हम लोग डिस्कस किए थे. अब कंट्रोल बस आपका इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सब तरह का ऑपरेशन करने के लिए आपका कंट्रोल बस यूज होता है. डेटा बस डेटा मूवमेंट के लिए यूज होता है. तो आपका सीपीयू जो है डेटा बस का यूज कैसे करेगा? सीपीयू डेटा बस का यूज बाय डायरेक्शनल करता है, क्योंकि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डेटा इन भी कराना होता है और प्रोसेस करने के बाद डेटा आउट भी कराना होता है. व्हाट अबाउट द मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट? डेटा बस का यूज मेमोरी कैसे करता है? मेमोरी डुअल बैंड में करेगा ना, मेमोरी के थ्रू ही ना जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी में. तो यहाँ भी डेटा बस ये सेंड करेगा, जो सेंड करेगा वो सीपीयू लेगा, और जो सीपीयू भेजेगा उसको मेमोरी के थ्रू अदर सेक्शन में भेजा जाएगा. इनपुट और आउटपुट कैसे यूज करता होगा डेटा बस को? हाँ, तो इनपुट क्या करता है? इनपुट डेटा बस से भेजता है डेटा, और आउटपुट जो है उस डेटा को डिस्प्ले, जैसे आगे अभी हम जो लिख रहे हैं वो इनपुट डिवाइस के थ्रू लिख रहे हैं. तो ये इनपुट डिवाइस आपका डेटा बस के थ्रू हमारा जो चैनल है उसको कहाँ तक पहुंचा रहा है? डिस्प्ले सेक्शन पर. और यहाँ से डेटा बस को डिस्प्ले सेक्शन पर जो हम लिख रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्टर है. तो ये जो सेक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, ऑल द 3 बसेस आर कम्स अंडर सिस्टम बसेस. सिस्टम बसेस के अंदर डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस आता है. अब एड्रेस का यूज सीपीयू कैसे करता है? सीपीयू बेसिकली एड्रेस जनरेट करता है. सीपीयू से लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, हम लोग डिस्कस किए हैं. जब एड्रेस ट्रैप एरर डिस्कस करें तो वहां भी डिस्कस किए. आप ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट में भी डिस्कस किए होंगे एड्रेस ट्रैप एरर. आर यू गेटिंग दैट concept? Like how the physical address is generated, there is a concept of physical and logical address. Physical address, you already know that the logical address is generated by, what is the formula to find out the physical address? Anyone? There are 2 types of address, logical and physical. 2 तरह का एड्रेस होता है ना, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस. मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़े हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो ये फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एड्रेस प्लस रीलोकेशन रजिस्टर, जिसको आप बोल सकते हैं बेस रजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको. लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है. ये फिजिकल एड्रेस हर लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस नहीं जनरेट करता है सिस्टम. तो उसका बेसिस क्या है? तो देयर इज ए फ्लो चार्ट. यू ऑलरेडी नो द सीपीयू generated what? Logical address LA, and that logical address is checked through the limit register. Limit register. अब इसका 2 केस हो सकता है. या तो लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर, जैसे आप डेटा टाइप लेते हैं, तो इफ यू आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल एज ए इंटीजर डेटा टाइप, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप? वी कैलकुलेट द रेंज ऑन द बेसिस ऑफ minus 2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. यही होता है ना. यहाँ पर n is what? n is number of bit. अगर आप 2 बाइट बोलते हैं 16 बिट, तो इंटीजर का रेंज कितना होता है? -2 to the power 15 n minus 1 है, तो 16 minus 1.
तो 2 माइनस 2^15 2 माइनस 1, इसलिए आप रेंज देखते हैं माइनस 32,768 से 32,767, यानी द रेंज इज माइनस 2^15 माइनस 1, दैट इज माइनस 2 प्लस ये एक हट जाएगा तो ये एक यहाँ कम हो जाता है। इन करेक्टर के केस में क्या है, 1 बाइट है, तो करेक्टर का 1 बाइट यानी कि 8 बिट। तो करेक्टर का रेंज क्या होगा, इसमें n का वैल्यू अगर 8 डाल देंगे तो माइनस 2^7 टू 2^7 माइनस 1, दैट इज व्हाट, माइनस 128 टू 127। तो माइनस 128 से एक टू 127 इज द रेंज ऑफ द करेक्टर। तो यू कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ एनी डेटा टाइप बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। माइनस n का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको हर का रेंज मिलते चला जाएगा। तो जो लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, बट फॉर ईच एंड एवरी लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, इट इज नॉट, ठीक है ना, पॉसिबल ऑलवेज, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो देयर मस्ट बी सर्टेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द फिजिकल एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, बिकॉज देयर इज एड्रेस ट्रैप एरर आल्सो एग्जिस्ट। कभी कभी कोई एप्लीकेशन में ट्रैपिंग होता है, एड्रेस ट्रैप, वो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाता है, तो देयर इज सम लॉजिकल प्रॉब्लम। तो अगर जैसे लिमिट रजिस्टर है, हमने n को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, तो क्या n का वैल्यू 6 डिजिट का ले सकते हैं? इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 में 32,767 ही आपका मैक्सिमम रेंज है। तो उस मैक्सिमम रेंज के अंदर या वहां तक का वैल्यू ले सकते हैं। हम कभी भी n अगर इंटीजर में डिक्लेयर है तो उसको 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जो वैल्यू है वो बियॉन्ड द रेंज हो जाएगा। रेंज कितना है आपका, मैक्सिमम 32,767, आप लिए कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट ले लिए। 5 डिजिट में भी 5 9 तक नहीं ले सकते हैं आप, यहाँ 5 9 भी नहीं है, आप 6 डिजिट ले लिए, तो आप रेंज से बाहर ले लिए, तो उस केस में वो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू लेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर भी लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से चेक किया जाएगा। अगर लिमिट रजिस्टर से कम होगा लॉजिकल एड्रेस, यस, देन किससे प्लस होगा, ये रीलोकेशन रजिस्टर, जिसको बेस रजिस्टर भी हम बोलते हैं। रीलोकेशन रजिस्टर और बेस रजिस्टर इसमें ऐड होगा लॉजिकल एड्रेस में, और ये क्या देगा, फिजिकल एड्रेस, द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी। अगर नो होता है तो क्या होता है, इसी को हम लोग कंट्रोल फ्लैग्स में पढ़े हैं। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में 2 तरह का फ्लैग पढ़े हैं ना, कौन कौन सा 2 फ्लैग होता है, एनीवन? 2 फ्लैग कौन कौन होता है, एनीवन? इन ऑनलाइन ऑफलाइन बताइए। कंट्रोल फ्लैग और कंडीशनल फ्लैग। तो यहाँ पर कंट्रोल फ्लैग आपका ऑन हो जाएगा, नो करने पर ट्रैप फ्लैग ऑन होगा, टीएफ फ्लैग। और एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, एड्रेस ट्रैप एरर। लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से अगर बड़ा है तो उस केस में आपका फिजिकल एड्रेस नहीं क्रिएट होगा, और फिजिकल एड्रेस क्रिएट नहीं होगा तो उस पर कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। So that is the concept under memory management. मेमोरी मैनेजमेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में अब ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई सेगमेंट दिया हुआ है, कोई सेगमेंट नंबर, सेगमेंट हैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 430, और एक टेबल हम यूज करेंगे, सेगमेंट हैश लिमिट रजिस्टर और रीलोकेशन रजिस्टर। तो 0
1 2 3 अलग अलग सेगमेंट के लिए लिमिट रजिस्टर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका यहाँ दिया हुआ है लिमिट रजिस्टर 500, ये 219, इसमें दिया हुआ है आपका 10, इसमें 100, इसमें दिया हुआ है आपका 112, 235, कुछ भी आपका लोकेशन हो सकता है, ठीक है ना। 156, 500। सपोज करिए ये पहला सेगमेंट नंबर 0 के लिए लॉजिकल एड्रेस आपका 430 है, तो क्या इसका व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस, व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस, वेदर फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड और नॉट, यू हैव टू चेक। तो क्या फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा इसके लिए, तो आप जस्ट इस फ्लो चार्ट को देखिए। यहाँ पर सीपीयू जो जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है, सेगमेंट नंबर दिया हुआ है, और लिमिट रजिस्टर और रीलोकेशन रजिस्टर दोनों दिया हुआ है। रीलोकेशन रजिस्टर इज एडेड विद द लॉजिकल एड्रेस टू generate the physical address, but when the particular relocation register is added, only when the logical address is less than limit register. If the logical address is greater than limit register, no physical address is generated by the help of addition of logical address with relocation register. So here in this case, your logical address is less than limit register or not. That is, logical address is 430 and limit register is 500. That means yes. Condition is yes. So if it is yes, that means what? Physical address is generated. How it is generated? Physical address is generated by adding relocation register value with the logical address. तो यहाँ पर relocation register का क्या वैल्यू 219, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे therefore physical address. You have one question in Galvin also. One questions related to this particular topic you will get in memory management. Memory management में Galvin की book में देखिएगा, and there is a question related to the logical and physical address. Same question I just discuss whatever the question. I just discussed the first part. Rest part is also there. Value may be changed, ठीक है ना, because I do not remember that value. तो ये value में variation हो सकता है, but the question remains same. So physical address is equal to what? Logical address, this is the PA. So logical address, that is LA, plus relocation register. तो yes, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे then PA is generated, और no होगा तो क्या होगा, PA is not generated and address trap error occur. एड्रेस ट्रैप एड्रेसिंग एरर अकर होगा, क्यों हुआ, क्योंकि लिमिट से ज्यादा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप अगर इंटीजर के रेंज से ज्यादा वैल्यू ले लेंगे, प्रोग्राम में चेक करेंगे तो आपका एरर देगा। जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखे हैं रिवर्स ऑफ द डिजिट का, तो 1 2 3 4 लिया, आपने चेक किया 4 3 2 1, ओके, लॉजिकली देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेनेवर यू आर टेकिंग 1 2 3 4 5 6 and want to print the reverse of the same by the help of same logic, what is the problem? Problem is that you are using the out of range data. आप रेंज से बाहर का डेटा यूज कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 को जब रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, वो तो और टोटली नंबर भी आपका आउट ऑफ रेंज है और रिवर्स तो आउट कंप्लीट आउट ऑफ रेंज है। तो उस केस में आपका वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। यू जस्ट चेक इट ऑन योर सिस्टम ऑल्सो whenever you are writing. Logically there is no problem, but data related problem is there, क्योंकि आपका डेटा जो है रेंज से बड़ा आप ले लिए, आपका सेम प्रोग्राम स्मॉलर रेंज यानी कि विद इन द रेंज ऑफ इंटीजर काम करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉन्ग रेंज का डेटा टाइप ले लेते हैं। इंटीजर की जगह डबल ले लिए, 8 बाइट है तो उसमें 1 to 6 या 1 to 9 तक आप लिखिए, रिवर्स होगा, क्योंकि रेंज आपका 8 बाइट है यानी 64 बिट है। अभी आपका रेंज 16 बिट है, जो 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर डबल ले लेंगे। तो उसका रेमेडी क्या है, उसका सोल्यूशन यही है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम से सफर कर रहा है आपका प्रोग्राम, यूनिवर्सल प्रोग्राम, उसको बनाने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन क्या है कि आप उसका डेटा टाइप चेंज कर दें और वैसा डेटा टाइप ले जिसमें ज्यादा रेंज का डेटा यूज हो सके।
मिनिमम रेंज नहीं, ज्यादा रेंज का डेटा यूज किया जा सके। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका लॉजिकल एड्रेस 430 है और रिलोकेशन ये है, तो ये हो जाएगा 649। लेकिन अगर सेगमेंट चेंज करते हैं, सेगमेंट नंबर 1 के लिए, ठीक है ना, सेगमेंट नंबर 1 के लिए अगर लॉजिकल एड्रेस लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस आपका जो है 100 ले लेते हैं, ठीक है, जो सीपीयू जनरेट किया है। तो यहाँ पर देखिए LA इज लेस देन लिमिट रजिस्टर, that is LA is 100 less than 10, no. No, that means address trap error. Are you getting the point? अब यहाँ पर therefore no physical address is generated for this लॉजिकल एड्रेस, ठीक है ना। इस केस में आपका फिजिकल एड्रेस नहीं जनरेट हो पाया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन address type error and without address type error generation of logical physical address on the basis of logical as well as relocation register? तो यहाँ पर वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इनपुट सीपीयू आपका एड्रेस सेंड करेगा, लॉजिकल एड्रेस, और मेमोरी को लॉजिकल एड्रेस चाहिए, यानी कि मेमोरी को एड्रेस चाहिए इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट और आउटपुट के केस में आपका जो एड्रेस है वो किस मोड में काम करेगा, डुअल मैनर में, यानी कि इनपुट से एड्रेस जनरेट होगा या इनपुट को एड्रेस चाहिए, सब भूल गए आप लोग। तो दैट इज द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जस्ट गो थ्रू दैट वन, ठीक है ना। इसको एक बार चेक कीजिएगा, नहीं होगा तब फिर बताएंगे। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, just go through that one. We just switch that. Now architecture up to 9 question में you have to differentiate internal and external command. What is the difference between internal and external command? So you just take the example of some internal as well as external and the definition part of the internal and external commands, ठीक है ना। Now the DMA controller, what is DMA controller? So you just mention कि DMA, what is the role played by the DMA controller, ठीक है ना। तो DMA controller is the particular controlling unit which is used as a substitute for processor. प्रोसेसर का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जा रहा है, जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को सपोर्ट करता है इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू। तो इट नीड्स सिस्टम बसेस एज ए मेमोरी बस, ठीक है ना, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ डेटा एड्रेस एंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो डीएमए कंट्रोलर के बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डीएमए कंट्रोलर का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। फीचर्स ऑफ 8086 में वट एवर फीचर्स यू लर्न, फीचर्स में रजिस्टर, एड्रेसिंग मोड्स, टेक्नोलॉजी यूज्ड, जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स है तो हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स आर देयर इन इंटेल फैमिली प्रोसेसर डिस्कशन, वी जस्ट गो थ्रू दैट वन, उसको हम लोग डिस्कस किए थे। देन द पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8086, तो पिन डायग्राम बताना है और ब्रीफ इंट्रोडक्ट कर देना है सारे पिन के बारे में कि कौन सा पिन किस पर्पस के लिए यूज किया गया है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन विथ एग्जांपल, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, एनी कोई भी A+B का भी एग्जांपल लेके बता सकते हैं, ठीक है ना। जीरो एड्रेस का काम क्या है, जीरो एड्रेस में दो सेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, रिजल्ट एरिया और दो चीज डिस्कस करते हैं, रिजल्ट एरिया और द मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑन विच द ऑपरेंड ऑन विच द मैनिपुलेशन अकर। तो रिजल्ट एरिया आपका स्टैक में, तो स्टैक मेमोरी ही होता है जीरो एड्रेस में, और ऑपरेशन आपका जो है, ऑपरेंड आपका जो है वो इम्प्लाइड मोड में सेलेक्ट होता है, यानी कि ऑपरेटर जब भी आता है
तो आपका जो लास्ट 2 ऑपरेंड स्टैक में है वो यूटिलाइज हो जाता है। आप ऑपरेंड भेजते नहीं हैं, ऑपरेंड्स आर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड बाय द सिस्टम। तो सेगमेंट रजिस्टर, अगेन देयर इज अ सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। डिस्क्राइब द सेगमेंट रजिस्टर्स, ठीक है। तो दैट इज सिमिलर, बट वहां पर मेंशन है 8086, यहाँ पर केवल सेगमेंट रजिस्टर बताना है। तो वहां अगर 8086 है तो 8086 का सेगमेंट रजिस्टर भी आपको इंक्लूड करके बता देना होगा। ये यहाँ पर सिंपली आपको सेगमेंट रजिस्टर क्या है वो बता देना है, ठीक है। डिस्क्राइब द फ्लैग रजिस्टर्स, तो यहाँ फ्लैग इज द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर्स, व्हाट इज रिस्क, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। तो कुछ रिस्क प्रोसेसर का एग्जांपल यहाँ लेना होगा। व्हाट इज स्टैक पॉइंट, हाँ बोलिए। हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं सर, हम लोग का पढ़ाई हो स्टार्ट ही हुआ था सर, तुम लोग का फिर वो वाला स्टार्ट हो कौन गया। वाला रिस्क? सिस्क रिसर्च अच्छा पाइपलाइनिंग ठीक है, को बता रहे थे। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दैट। ओके सर। स्टैक पॉइंटर, डिस्क्राइब द बसेस ऑफ द सिस्टम, में वही 3 बसेस बताना है आपको, क्या काम करता है, डेटा बस का क्या रोल है, एड्रेस बस का क्या रोल है, और कंट्रोल बस का क्या रोल है। तो कंट्रोल सिग्नल्स आर मूव थ्रू द कंट्रोल बस, डेटा मूवमेंट अकर थ्रू द डेटा बस, एंड बस इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ वायर्स और लाइंस, यू कैन से केबल, कुछ भी बोल सकते हैं। और इंडेक्स रजिस्टर, डिफाइन द इंडेक्स रजिस्टर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, 2 इंडेक्स रजिस्टर यूज होता है 8086 में। यू हैव टू गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंडेक्स रजिस्टर। अब यहाँ देखिए, डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शन क्यू ऑफ BIU ऑफ द 8086। BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट, 8086 में 2 यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस में इंस्ट्रक्शन क्यू का क्या काम है। तो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट। इंस्ट्रक्शन 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू इज देयर, 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस, यानी 6 आपका इंस्ट्रक्शन जो एलोकेट होता है उस 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू में। देन डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द सिस्टम बसेस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। बसेस ऑफ द सिस्टम आपको पूछा जाए या सिस्टम बसेस, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो उसमें भी आप वही आंसर लिख सकते हैं तीनों बसेस के बारे में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ DMA कंट्रोलर, तो DMA कंट्रोलर यहाँ स्पेसिफिक 8086 नहीं पूछा जा रहा है। DMA कंट्रोलर जो DMA ऑपरेशन से रिलेटेड जो हम लोग डायग्राम बनाए थे उसको बनाकर उसमें बता देना है कि आपका DMA ऑपरेशन कैसे होता है। क्योंकि अगर DMA कंट्रोलर स्पेसिफिक इंटेल 8086 का होगा तो इंटेल 8237 या 8257 DMA कंट्रोलर बताना होगा और उसका ही डायग्राम भी बनाना होगा। अभी जो आप बनाएंगे इस क्वेश्चन में डायग्राम जो लिखेंगे उसमें आप जनरलाइज करेंगे तो इसमें 4 डिफरेंट इंडिपेंडेंट चैनल नहीं दिखाना होगा, सिंगल चैनल से ही काम हो जाएगा। क्योंकि 8086 में जो इंटेल 8237 यूज हुआ है DMA कंट्रोलर, उसमें वो जो एक हम लोग ले रहे हैं उस 4 यूज हुआ है, ठीक है ना। तो 4 इंडिपेंडेंट DMA चैनल, दैट मीन्स DMA रिक्वेस्ट 0 एक्नॉलेजमेंट 0, DMA रिक्वेस्ट 1 एक्नॉलेजमेंट 1, DMA रिक्वेस्ट 2 एक्नॉलेजमेंट 2, DMA रिक्वेस्ट 3 DMA एक्नॉलेजमेंट 3। तो हर रिक्वेस्ट के लिए प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट यानी इंडिपेंडेंट चैनल इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम्ड किया गया है इंटेल 8086 में, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में वही आर्किटेक्चरल डायग्राम यहाँ बनाना है। उसके पहले है एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086, तो जो भी एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस किए हैं। सर IBM PC मतलब नहीं समझे। IBM PC का मतलब 8086 आर्किटेक्चर आपको बताना है, because IBM adopt the particular PC 8086 microprocessor, so you have to discuss the architecture of Intel 8086 here. फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और कोई भी 5 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का डिस्क्राइब करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन वी हैव 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एटलीस्ट 5, तो 4, 8, 16, 64। तो 64 में से उसी में से कोई 2 बता दीजिएगा, किसी एक में 2 बता दीजिएगा, यानी कि 8 बिट का 2 बता दीजिए, 4004, 4040। 8 बिट का आपका हो गया 8085, 16 बिट का आपका 8086 और 32 बिट का आपका हो गया, कौन हो गया 80486। चेक इट। तो 32 बिट, 64 बिट में i3, i7, i5 जो भी है इसका एग्जांपल उसमें ले सकते हैं।
व्हाट इज डीएमए, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएमए कंट्रोलर। तो क्वेश्चन आस्किंग का मोड ऑफ आस्किंग चेंज है। डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में बताना है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर स्कीम, डेटा ट्रांसफर स्कीम के बेसिस पर आपका दो तरह का डेटा ट्रांसफर हम लोग डिस्कस किए हैं, प्रोग्राम्ड और डीएमए। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और इंटरप्ट ड्रिवन। सिंक्रोनस कब है, जब आपका प्रोसेसर और डिवाइस का स्पीड मैच करता है। इफ द स्पीड मैचेस बोथ प्रोसेसर एंड द input output devices, then that is the synchronous one. If the speed is not matching, that is the asynchronous one. आपका जो प्रोसेसर का स्पीड है और डिवाइस का स्पीड जो है, आपका डिवाइस स्लो है प्रोसेसर से, तो that is the asynchronous one. और इंटरप्ट ड्रिवन क्या हुआ, that is the solution for asynchronous one. इंटरप्ट ड्रिवन का अगर कोई प्रोसेस लंबे समय तक किसी का वेट कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को लोकेट कर देना, that is the concept of interrupt driven. But in all the 3 cases there is a role of CPU, प्रोसेसर का रोल होगा। द सेकंड कैटेगरी दैट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इन दैट देयर इज नो रोल प्ले बाय द सीपीयू, ओनली द डीएमए कंट्रोलर रिलीज द बसेस फॉर डीएमए ऑपरेशन। तो इनिशियल मोड में केवल प्रोसेसर से रिलीज कराना है, परमिशन लेने के लिए आपका जो है डीएमए कंट्रोलर डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए बसेस को रिलीज कराता है। उसके बाद नो रोल ऑफ सीपीयू इज देयर व्हेनेवर द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज परफॉर्म्ड इनसाइड द computer. Are you getting the point? Yes, sir. Now, what is microprocessor? You have to describe what is microprocessor, define what is microprocessor, and discuss the associate components of microprocessor. Associate components में जितना भी connective आपका component है, वो सब आ जाएगा। Instruction format of 8086. So in this, you have to write the OP code field, operand field, and the mode field, because the instruction format consists of 3 different field, OP code, operand and mode field. Out of these 3 fields, mode field is optional. आपका mode field क्या है, वो optional है। तो mode field के लिए हम लोग एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस करते हैं, वेरियस एड्रेसिंग मोड्स ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। नाउ रजिस्टर of 8086, all the 14 registers, just point out or categorize it, and it may be the long short answer question में ये जा सकता है ये question, because there is some question of weightage 2 marks and some question of weightage 5 marks in this particular list. So according to question you analyze that, but you see that question in examination under certain criteria, very short answer question or short answer question. So describe the peripheral devices of the IBM PC. Peripheral devices, whatever peripheral devices, like peripheral devices consist of input, output as well as storage devices. तो peripheral devices जो भी आपका IBM PC में यूज हुआ उसके बारे में बताना है। Define the CPU register and display its type. Now here the CPU register is mentioned, so no need to write the register set of 8086. You have to write the CPU register, accumulator register, general purpose register and special purpose register. For this question, the answer is accumulator register, general purpose register and special purpose register. इसमें आप 8086 का register set मत include कर दीजिएगा, so that is incorrect. If the question asked you the CPU registers, then you just mention all the 3 CPU registers available with any computer, okay, not a specific computer. Define the pin diagram of 8086, that is also related to the pin description. तो आपको define करने का मतलब है कि 40 pins के बारे में इसमें बताना है, ठीक है ना। तो उसको आप कैटेगराइज करके बता सकते हैं, यहाँ डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। 40 पिंस कैसे कैसे कैटेगराइज है, तो 16 पिंस आर मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा एंड एड्रेस लाइन, 16 पिन के बारे में हो गया। कौन कौन सा है, तो AD0 to AD15। 4 पिन आर मल्टीप्लेक्स्ड विथ एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस, तो आपका 20 पिन हो गया। उसके बाद 8 कॉमन पिन आप बता सकते हैं जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम ऑपरेटिंग मोड। तो इसको ब्रीफली आंसर दीजिएगा, इसमें डायग्राम बनाने के लिए नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आता है तो ऐसा नहीं कि इसमें भी डायग्राम बनाने लगेगा। पिन डायग्राम को डिफाइन करना है, ठीक है ना। और जहां पर बोला जाएगा डायग्राम बनाने के लिए तो डायग्राम बनाना भी होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसमें क्या है कि 8086 के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब 8086 का जहां इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वहां ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंड फील्ड और मोड फील्ड में ये बताना होगा कि ओपी कोड फील्ड के लिए क्या क्या ऑपरेशन लेते हैं। तो वहां ये भी बताना होगा आपको कि 3 तरह का ओपी कोड फील्ड होता है,
डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड हमारा यानी डेटा हमारा रजिस्टर या वेरिएबल में हो सकता है, तो रजिस्टर वहां बताना पड़ेगा कि यहाँ जनरल पर्पस रजिस्टर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज करते हैं AX, BX, CX, DX, ठीक है ना। तो ये मेंशन करना होगा आपको अगर 8086 है वहां। तो एग्जांपल में एक आप दिखा सकते हैं, डिस्क्राइब डिस्प्ले एंड पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ IBM PC, दैट इज आल्सो रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द बूटिंग प्रोसेस ऑफ IBM PC, ये आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग में बताया गया होगा कोई भी पीसी को बूट कैसे करते हैं। So that is also the booting process of IBM PC. Same methodology is used for boot the IBM PC, that is 8086 microprocessor. What do you mean by instruction format? Again the same question is come in different manner, ठीक है ना। तो what do you mean by instruction format? तो instruction format का मतलब ये होता है कि there is a पहले आप instruction को बताएंगे कि what is instruction, तो it is the way through or it is the command through which we generate any operation on computer. So a standard format is used to write up the instructions. So in any language you also follow certain format. तो उस फॉर्मेट के बारे में फिर उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। ये कम वेटेज का ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट है क्लास एक्सप्लेन वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अंडर दिस यू हैव टू डिस्कस 0, 1, 2, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। क्लास वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या आता है, on the basis of number of operand used in the instruction, there are 4 categories or 4 way to classify the instruction, that is 0 address, 1 address, 2 address and 3 address. Here 0 address, 1 address, 2 address, 3 address is the number of operand used in the instruction. Now the 2 questions is there, है ना। तो असेंबली लैंग्वेज कोड लिखना है आपको इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। I think that more or less each question is discussed and there is some, हाँ। तो पहले आप एक बार इस सारे क्वेश्चन को, इसलिए हम आज एनालाइज डिस्कस किए ये सारे क्वेश्चंस को एक बार, ये बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ओनली योर इंटरनल असेसमेंट, फॉर कमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो, फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑल्सो यू विल गेट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लाइक रजिस्टर सेट एड्रेसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो यू जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन in a proper manner, because only 20 questions is new for you, rest of the question comes from this particular list, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो केवल आपका डिफरेंट होगा, जो आपके पास सेट नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी लिस्ट में से होगा। तो अगर इतना क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो दैट इज द प्रिपरेशन फॉर योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चन रहता है, अगर सब कट कर दिया 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट ए बी करके रहेगा। तो 4 क्वेश्चन आपको इस लिस्ट में से हो सकता है कमिंग एग्जामिनेशन में आए। और क्या इंपॉर्टेंट होगा वो एग्जामिनेशन के दौरान भी हम बता देंगे कि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर मैनर में एक बार रिव्यू करिए, ठीक है ना। एनी मोर, तो जो अभी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी जस्ट डिस्कस अबाउट द CISC and RISC रिव्यू, एंड अदर देन दिस टॉपिक इफ यू हैव डाउट just mention that doubt, because after discussion you will get 1 day, एक दिन के बाद आप एक बार रिव्यू कर लेंगे इंटायर सिलेबस, और अगर किसी पोर्शन में डाउट होगा तो उसको मेंशन करेंगे, CISC RISC के बाद उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। yes. Okay, sir. EU and BIU कौन पूछ रहे हैं? प्रशांत। EU and BIU is the part of architecture of 8086. तो पहले तो आप जो भी कंटेंट शेयरिंग हुआ है उसको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसको नोट डाउन किए होंगे, छूटा होगा उसको एक बार देख लीजिए। और EU और BIU is the section of architecture of 8086, execution unit and bus interface unit, उसको भी रिव्यू कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन सही से दिए नहीं, अगर सही से देते तो मैक्सिमम